जय हिंद साथियों, मैं सम्राट आज़ाद आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त के लिए इतिहास समझाने के लिए बस 2 ही लाइन काफ़ी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। साथियों, ये लाइनें सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा आज का इतिहास क्या है। आज खास आज हमारे देश के क्रांतिकारियों ने वो कारनामा किया था जिसके लिए हमें सदैव हमेशा उन पर गर्व होता है। काकोरी कांड। सरकारी खजाने के खजाने को लूटा, अंग्रेजों के खजाने को कहें, अपने ही हक को उन्होंने छीना अंग्रेजों से। हमारे देश का खजाना सब कुछ हमारा, क्या लूटा हमने हमने तो अपने घर का खजाना सिर्फ वापस लाए। मैं इसे लूट नहीं कहता, मैं इसे काकोरी कह सकता। मैंने जितना इतिहास पढ़ा है उस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो ये अपने हक की मांग थी। ये काकोरी जो है लूट कोई कांड नहीं था, अपने हक की मांग थी। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआती चरण का एक दिन है और 9 अगस्त, अगर हम बात करें दोनों पहलुओं को समझिएगा और आज के इस वीडियो को अपने वनडे एग्जाम के लिए राष्ट्रीय जो आंदोलन आपके हैं वो क्लियर कर देंगे। 2 आंदोलन आज आपके क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ बने रहिए, वीडियो को पूरा सुनिएगा। लिखना आप कुछ भी है तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को नोट करिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें मालूम चलेंगी जो शायद आपको कहीं ना मालूम चली हों। तो शुरुआत कहानी कहाँ से होती है? कहानी की 1857 की क्रांति से। 1857 की वो क्रांति आप सभी को पता है कि भारत की आज़ादी का बिगुल बजा गया था। 100 वर्षों के बाद हमें यह एहसास हुआ था कि हम गुलाम हो चुके हैं। 1757 की क्रांति यानी 1757 में जब कहें भारत का पहला युद्ध अंग्रेजों ने भारतीयों के विरुद्ध लड़ा, उसके 100 साल बाद भारतीयों को यह एहसास हुआ कि हम गुलाम बनाए गए हैं और हमने भारत छोड़ो यानी कि आंदोलन के लिए पहला बीज बो दिया। पहली बीज जो अगर कहें तो ये 1857 की क्रांति है, जो हमारी आज़ादी की एक, जिसे कहते हैं, बीज बोए जाने की शाखा है। कहानी की शुरुआत आपको यहीं से मालूम चलती है कि राष्ट्रीय विद्रोह के बाद क्या क्या नतीजे होते हैं। अंग्रेज भारत पर कैसे कैसे नए नियम, नए नए हथकंडे, नए नए अधिनियम लगाते हैं। उसी के दौरान अंग्रेजों ने एक नियम लगाया जिसे कहते हैं टैक्स, कर व्यवस्था। कर व्यवस्था की शुरुआत अगर बात की जाए तो भारत की जो राष्ट्रीय विद्रोह है 1857 की क्रांति, इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देखा कि भारत में पैसा है, भारत के लोग पैसा रखे हैं, पूंजीपतियों लोगों ने सहायता की है, तभी तो इतनी बड़ी क्रांति अंजाम दे पाई। तो अंग्रेजों ने कहा कि काम करो, इनके यहाँ कर दो, इन पर टैक्स लगा दो। एक किसान अपने खेत में अनाज पैदा करेगा तो उत्पाद शुल्क देगा, वो उसे दूसरे शहर बेचने जाएगा तो सीमा शुल्क देगा, वो अगर बेच करके वो पैसे कमा भी लेता है तो वो आयकर देगा यानी इनकम टैक्स। बावजूद भी कई कर, मनोरंजन कर, ठीक है, इसके बाद भी कई कर उन्होंने लगाना शुरू किए, जिससे भारतीय कर देते रहेंगे और भारतीय फिर अपने साथियों का सहयोग नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास जो हमारे बड़े उद्योगपति भाई लोग थे, जो हमें आर्थिक सहायता पहुंचाते थे हमारे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, अब उन्होंने पूंजना बंद कर दिया। पहले अपने घर को इंसान देखेगा कि पहले दूसरों को देखेगा। तो सबको तो अपनी पड़ी थी। देश में रहने वालों के लिए बहुत ही चंद लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे घर को कुर्बान किया, अपनी जवानी कुर्बान की, अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दिया। तो बहुत कम लोग ऐसे थे। अब हुआ क्या कि भाई हमें खजाना लूटना चाहिए, पैसा हमारे पास, हम कैसे क्या करें खजाना लूटने के लिए। तो 2 प्रयास हमारे भारतीय क्रांतिकारियों ने किया, एक द्वारिकापुरी और एक बीजकपुर में जो है 2 जगह लूट छोटी मात्रा में की गई। लेकिन किसी भी भारतीय पूंजीपति को नहीं लूटना है, अंग्रेजों को लूटना है, अंग्रेजों को ही लूटना है जो हमारा लूट कर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ना, चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं कहलाती है। वो तो साले खुद चोर थे, उनके यहाँ चोरी की, हमने तो क्या चोरी की, वो तो हमने अपना हक लेकर के आना है। तो चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं कहलाती। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमारे क्रांतिकारी भाई 2 स्थानों पर चोरी की, लेकिन वो इतनी अच्छी यानी कि जो है नहीं लूटपाट हो सका जिससे हमारा जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। तो फिर क्या होता है कि भाई चलो एक काम करते हैं, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड लूटने का प्लान होता है। ये 8 अगस्त को अटेंडम में प्लान बनता है और ये प्लान
राम प्रसाद बिस्मिल जी के घर शाहजहांपुर में बनता है। शाहजहांपुर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां दोनों की जन्मभूमि है। हमारा यूपी, यानी कि हम सब तो भारतीय हैं, लेकिन भारतीय में बड़े गर्व की बात होती है खुद को कहते हुए कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, जहाँ से क्रांति का बीज बोया गया और क्रांति के बिगुल बजे और सबसे पहले आज़ाद भी उत्तर प्रदेश का बलिया जिला हुआ, यानी कि अपना यूपी हुआ। तो एक फ़क्र होता है कि हमने पूरे भारत में पूरे भारतीयों को उत्तर प्रदेश वालों ने क्या किया, जगाया कि राष्ट्रीय विद्रोह के लिए। तो अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल के घर ये, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के घर ये मीटिंग होती है और हमें लूटने के लिए, यानी कि प्लान हमने पूरा प्रारूप तैयार कर लिया, किस ट्रेन को लूटना है, कैसे क्या करना है। तो लखनऊ में एक नगर पंचायत है, अब तो काकोरी नगर पंचायत के नाम से जानी जाती है। ये लखनऊ यानी जिले में एक आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेशन है जिसका नाम है काकोरी, प्लेटफॉर्म है। यहाँ से एक ट्रेन निकलती थी उस समय, यानी जिस ट्रेन की बात कर रहा हूँ वो ट्रेन है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। सहारनपुर से लखनऊ के लिए पैसेंजर ट्रेन जो चलती थी, इसी को टारगेट किया गया था, लूटा जाएगा। 4 जर्मन बने माउजर पिस्टल, यानी कि ये एक माउजर पिस्टल ऐसी पिस्टल थी कि जिसको एक लकड़ी के कुंधे में रख करके हम राइफल भी बना सकते थे, यानी कि राइफल के तौर पर इसका इस्तेमाल हम कर सकते थे। इन 4 पिस्टलों से कुल 18 क्रांतिकारियों ने मिलकर इस घटना को, इस जो भी हमने लूटपाट करनी थी, इसको अंजाम दिया। इसमें सबसे मुख्य लीडर के तौर पर थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और ठाकुर सिंह, यानी कि बात करते हैं यहाँ पे ठाकुर हैं राम सिंह। अब यहाँ पे इन सभी की बातों को, यानी 4 मुख्य हैं, इसमें आज़ाद आते हैं। आज़ाद इसमें थोड़ा देर बाद में जुड़ते हैं, क्योंकि जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सब सदस्य हैं, उसके जो सर्वा हैं वो हैं आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी। अब होती कहानी क्या है कि ये ट्रेन तो हमने लूटी, लूटने के बाद जो भी खजाना था हमने अपने में किया, गोली मुठभेड़ मार भी हुई, इसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। हमारे कुछ भाई पकड़े गए, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और ठाकुर साहब को पकड़ लिया गया। अब होता क्या है कि भाई इन पर मुकदमा चलाया जाता है। सभी लगभग बाद में पकड़े गए। आज़ाद ही रहे, आज़ाद रहते ही खत्म हो गया। आपको मैंने आज़ाद की जीवनी पर उस दिन मैंने 23 जुलाई पर उनकी व्याख्यान बताया था, तो उनकी बात अभी इस वीडियो में नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो होता क्या है कि मुकदमा चलता है और मुकदमा में इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा होती है। किनको, जो है अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी और ठाकुर साहब को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इसके लिए अपील की जाती है कि दया याचिका लगाई जाती है, ठीक है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद काफ़ी पैरवी करते हैं, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं निकलता है और फाइनली इन सभी को फांसी दे दी जाती है। 1928 में जब इन सबको फांसी हो जाती है, गोरखपुर की बिछिया जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को जो है फांसी दी जाती है। और इत्तेफाक की बात है, गर्व की बात है मेरे लिए कि जो आज आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने पैतृक निवास गोरखपुर स्थान से ही बना रहा हूँ। जेल के बाहर वीडियो बनाना संभव नहीं था, क्योंकि आज के दिन क्रांतिकारी गतिविधि थी और थोड़ा लॉकडाउन का भी असर चल रहा है। जेल के बाहर मैं गया था, सोचा था एक वीडियो बना करके पोस्ट करूँगा आप सभी के लिए आज ही के दिन, तो नहीं हो पाया संभव। किसी कारणवश मैं गोरखपुर आया था और कि हो पाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया साथियों, इसका मुझे मलाल है। लेकिन खैर आज के दिन मैं गोरखपुर में हूँ, यही मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं आज उनके इस जो है बड़े अंजाम के देने के दिन मैं अपने गोरखपुर हूँ। होता क्या है, अशफाक उल्लाह खां साहब को फैज़ाबाद की जेल में फांसी दी जाती है और राजेंद्र लहरी जी को फांसी दी जाती है और उसके बाद ठाकुर साहब को फांसी दे दी जाती है। अब फांसी देने से पहले का एक वाक्य सुनिएगा, यानी कि जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी जेल में बंद हैं, यानी कि बिछिया की जेल में बंद हैं, गोरखपुर बिछिया जेल में बंद हैं। इनकी माता आती हैं, मूलमती देवी इनकी माता हैं। मूलमती देवी आती हैं तो माता को देख करके राम प्रसाद बिस्मिल साहब की आंखें भर जाती हैं। बात करते करते देखिए गला थोड़ा है करुणा से भर जा रहा है। ये ऐसा वाक्य है, एक ऐसा मंजर है जिसको बोलते समय बहुत इंसान भावुक हो जाता है। मतलब जेल में बंद है एक व्यक्ति और उससे होने वाली हमारे क्रांतिकारी भाई को, और फांसी के समय उनकी माता आती हैं तो अपनी माता को देख करके अपने आंखों में आंसू भर लेते हैं। आंसू भर करके मतलब माता को देखते हैं तो उनकी माता कहती हैं, अगर तुझे रो रो करके ही फांसी चढ़नी थी तो क्यों तूने क्रांतिकारी पसंद किया? अगर तुझे रो करके ही फांसी चढ़नी थी तो तू क्रांतिकारी क्यों बना? रो करके ही फांसी चढ़ाता है, तू मेरा लाल है, शहीद हो तो हंसते हंसते शहीद हो। ये बात सुन करके सोचिए राम प्रसाद बिस्मिल जी का सीना कितना चौड़ा हो गया होगा। आज की ऐसी माता को सशक्तमन है। ऐसी माताएं मतलब बहुत ही जन्म समय में वो लेती हैं। थोड़ा मैं भावुक हो रहा हूँ, उसके लिए क्षमा करिएगा।
क्योंकि ये पल ही ऐसा होता है कि इसमें इंसान भावुक हो जाता है। ऐसी माता को मतलब सराहनीय है कि ऐसी माता ऐसा जवाब दिया अपने बेटे के लिए। अब उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल जी जब भी इनकी पैरवी होती थी, केस इनका सुनवाई होती थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल जब वहाँ से छूटते थे तो वो जज साहब को चढ़ाने के लिए गाना गाते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन्हीं लाइनों को गुनगुनाया करते थे। आप लोगों को बहुत कम लोग को पता होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल जी अगर हम बात करें तो वो एक लेखक थे, एक कवि थे, और वो अपनी किताबें, उनकी कुल 11 किताबें प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी को जब्त कर लिया। और अगर आपसे बताया जाए तो वो ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी किताबों को लिखा, उस किताबों को प्रकाशन कराया। उन्हें उनसे जो पैसे मिले उस पैसे से उन्होंने हथियार खरीदे थे। हम में से, आप में से बहुत से ऐसे भाई हैं जो दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद कुछ पैसे मिलते हैं तो अपनी किताबें खरीदते हैं पढ़ने के लिए कि हम पढ़ करके नौकरी पा जाएंगे। और वो बंदे ऐसे हैं जो किताबें लिख रहे हैं और उसे लिख करके बेच रहे हैं। बेचने के बाद जो पैसे मिल जा रहे हैं तो देश को आज़ाद कराने के लिए वो बंदूक खरीद रहे हैं। सोचिएगा, बड़ी गहरी बात है, बहुत दुख की बात है। इसको ज़रा सोचिए तो समझिए कितना त्याग बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। हमारी ये आज़ादी ऐसे ही नहीं है। बदन पर देखते हैं हमेशा ये वर्दी, जो कपड़े पहनता हूँ, ये एक जुनून नहीं है, एक शोबाजी नहीं है कि आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसे कपड़े में बनाऊँ। एक सपना था आर्मी में जाने का जो नहीं पूरा हो पाया, उससे इस पूरा करता हूँ आप सभी के लिए वीडियो बना करके। कहानी अब यहीं तक, यानी कि काकोरी कांड की कहानी यहीं पर होती है। लेकिन इस काकोरी कांड की बरसी को याद करने के लिए 1928 में ही भगत सिंह ने इसे सालगिरह कर दिया, यानी कि हमारे देश के बच्चों को बताया जा सके कि हमारे देश के लोगों ने कारनामे किए थे। तो इसकी यानी कि एक सालगिरह के तौर पर प्रत्येक 9 अगस्त को मनाने की चलन में इसको भगत सिंह ने इसका प्रयास कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, ये देखते देखते 17 साल बाद 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अगर हम बात करें, शाम के करीब 4 बजे बम्बई में मीटिंग होती है। गांधी जी इसमें ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। कब? 8 अगस्त। और 9 अगस्त यानी कि काकोरी कांड की बरसी होने वाली है, इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त, यानी कहते हैं 8 को शुरुआत हुई और 9 को मूल रूप से, यानी कि जो एकदम जिसे कहते हैं उग्र रूप से शुरुआत हुई। अब समझिएगा, बनाना चाहिए था दोनों को, लेकिन एक ही दिन दोनों को बनाने से ये है कि आपके अंदर जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा और आप समझने में आपको बहुत आसानी होगी। 8 अगस्त की बात करें अगर, तो जब गांधी जी ने आह्वान किया कि भारत छोड़ो, लेकिन गांधी जी ने आह्वान क्यों किया, इसके पीछे की वजह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की पकड़ ढीली होने लगी। और अंग्रेजों की पकड़ जब ढीली होने लगी तो होता क्या है कि जब पकड़ ढीली हो रही है तो जाहिर सी बात है हमें इसकी जानकारी तो मिल ही जाएगी। सुभाष चंद्र बोस जी को ये जानकारी मिल चुकी थी और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है अपनी सेना को, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक, और अभी जो आज़ाद हिंद फौज बनी नहीं है जिसके लिए हम सैनिक इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि 1943 में आज़ाद हिंद फौज बनेगी, हम 42 की बात कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक और अपने संगठन सैनिकों को उन्होंने कहा दिल्ली चलो का नारा दिया। और दिल्ली चलो के इस नारे ने पूरे भारत में, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। और गांधी जी ने इस घटना को, यानी कि इस अच्छे सुनहरे पल को जाने नहीं दिया अपने हाथों से। और उन्होंने भी, कहते हैं ना, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, और उन्होंने भी यही किया जो सही समय पर गांधी जी को करना चाहिए। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, मैंने अपने कल व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला भी था कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। बहुत से बच्चों के उत्तर आए महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन साथियों उत्तर गलत है। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, पूरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान समझिएगा। जब ये आंदोलन शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त को घोषणा होती है और 9 अगस्त को ये अपनी चरम सीमा पर शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि 8 अगस्त को जैसे ही गांधी जी घोषणा करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, वैसे ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और यरवदा के पुणे में आंगा के पैलेस में गांधी जी को नज़रबंद कर दिया जाता है। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को नज़रबंद कर दिया जाता है। और जितने बड़े नेता हैं जिन्होंने गांधी जी ने कहा तो इनके बाद जो करने वाले हैं, उनको अगले दिन जहां जहां जो भी मिले उसे नज़रबंद करते चले गए, यानी कि उनको वहीं पर ब्लॉक कर दो। ये प्रक्रिया आज भी है। आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर राज्य को हम शासित प्रदेश बना रहे थे तो जम्मू कश्मीर के बड़े नेता
मुफ्ती सईद, अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, इन सबको क्या किया गया, नज़रबंद कर दिया था। वो कहानी शायद आपको इधर समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बड़े नेता हैं तो कहीं ना कहीं कश्मीर में विद्रोह करते, बवाल करते, वहाँ की जनता उग्र होती और हमें अपने कार्य को ना करने देती। लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह के समय की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया, इसका नाम था पावर, 0 घंटे ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत जो भी नेता जहां मिले उसे बंधक बना लो, वहीं पे उसे नज़रबंद कर दो। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को नज़रबंद कहाँ किया गया था, तो आंगा के पैलेस में नज़रबंद उन्हें किया गया था। साथ में जो है सरोजिनी नायडू, जो भारत में चल करके पहली महिला राज्यपाल बनती हैं, जिन्हें के जन्मदिन पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, भारत जिन्हें कोकिला ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनको नज़रबंद कर दिया गया। सभी बड़े नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। अब जो छोटे नेता हैं उनमें से एक नेता निकल करके आते हैं हमारे शास्त्री जी। शास्त्री जी छोटी हाइट के छोटे व्यक्ति, सोच बड़ी और जज्बा बड़ा, कद से जो है औकात का अंदाज़ा नहीं लगाया साथियों, कद से कभी औकात का अंदाज़ा मत लगाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर चींटी को देख लीजिएगा, एक चींटी हाथी को गिरा देती है, इंसानों को दौड़ा देती है, तो कभी भी कद पर मत जाइएगा। शास्त्री जी का कद बहुत छोटा था, लोग अक्सर उनको इस कारणहीन भावना से देखा भी करते थे। शास्त्री जी ने नारा दिया, जनता को एकत्र किया और नारा दिया, मरो मत, मरो मत मारो, मरो मत मारो, तुम मर क्यों रहे हो, तुम लोग मारो। ये नारा उग्र हो गया और आंदोलन अपनी बड़े सीमा पर तैनात हो गया। परिणाम स्वरूप 19 अगस्त को इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब क्या किया जाए, अब इस आंदोलन के लिए क्या जाए, तो फिर क्या होता है, छोटे नेता जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जिनेश्वर मिश्रा, ये आगे निकल कर के आते हैं और ये इस आंदोलन को संचालित करते हैं बड़े रूप में। इसीलिए आज ये दो नाम जब जानते हैं, राम मनोहर लोहिया और जिनेश्वर मिश्रा जी, और इनके सबसे बड़े सहयोगी की बात करें तो जयप्रकाश नारायण, इन 3 लोगों ने मिल करके इस आंदोलन को अंजाम दिया। अगर आप एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा पार्क जिनेश्वर मिश्रा पार्क है, जो कि लखनऊ में स्थित है। उन्हीं की याद में, उन्हीं के इस बलिदान के लिए, इस कृत्य के लिए उनको ये उनके सम्मान में बनवाया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय भी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क भी है, आप जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी को प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुना गया था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था जनता दल पार्टी सरकार के तहत आज़ादी के बाद। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से इन्हें पुकारा जाता है, कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। अब कहानी फिर शुरू होती है कि भारत छोड़ो आंदोलन तो हो रहा है, लेकिन भारत छोड़ो ये जो नारा है किसने दिया था, तो भारत छोड़ो नारा जो है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। यूसुफ मेहर अली बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे, आगे चल करके जामिया मिल्ला इस्लामिया में इन्होंने जो है चांस रहे। तो अगर बात करोगे आप कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने, जो नारा है किसने दिया था, वो नारा यूसुफ मेहर अली जी के द्वारा दिया गया था। शुरुआत किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी, ये बम्बई से शुरुआत की गई थी। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं फिर यहाँ पर कि इसमें शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था, तो मरो मत यहाँ मारो, मरो मत मारो का नारा दिया था शास्त्री जी ने। और फिर गांधी जी की बात आती, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। जब गांधी जी को नज़रबंद कर लिया गया, तो गांधी जी जब नज़रबंद हो जाते हैं आंगा के पैलेस में, तो पूरी जो जन सैलाब है, यानी कि पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, वहाँ पहुँचना संभव है नहीं है, तो सब वहाँ तक जाते हैं गांधी जी की, यानी दूर से आवाज़ लेते हैं, बापू बापू गांधी गांधी करते हैं। तो गांधी जी के कानों तक जूं पड़ती है और गांधी जी फिर क्या करते हैं, झरोखे के पास जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, करो या मरो, मतलब करो, कुछ कर गुजरो या तो मर जाओ। और ये नारा शिशिर कुमार घोष अपनी हैंड राइटिंग से लिख करके पेपर पर जगह जगह गली गली चिपका देते हैं, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। किसने कहा है, बापू ने कहा है, करो या मरो। ये 3 नारे इस आंदोलन को उग्र कर देते हैं। गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन रहा। गांधी जी के अगर आंदोलनों पर चर्चा की जाए तो गांधी जी का पहला जो आंदोलन है वो अफ्रीका में है, वो 1893 में जब वो अफ्रीका पहुंचते हैं, 94 में आंदोलन शुरू करते हैं और 1902 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। उसके बाद जब गांधी जी इंडिया चले आते हैं, भारत वापस, तो गांधी जी क्या करते हैं,
गांधी जी यहाँ पर एक आंदोलन शुरू करते हैं, जिसका पहला आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और गांधी जी को यही महात्मा शब्द से संबोधित किया था, गांधी जी महात्मा है। 1918 में गांधी जी 2 और आंदोलन शुरू करते हैं, एक अहमदाबाद और एक खेड़ा का आंदोलन शुरू करते हैं। फिर गांधी जी 1920 में लाते हैं जिसे कहते हैं सहयोग आंदोलन। हम सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों के साथ हम काम नहीं करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, और सब लोग अपनी नौकरी से रिजाइन दे देते हैं। अंग्रेजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौरी चौरा कांड होता है, और चौरी चौरा कांड की घटना ने जो है यहाँ क्या होता है, चौरी चौरा कांड की जो घटना थी, इस घटना ने इस आंदोलन को तहस नहस कर दिया। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद गांधी जी एक आंदोलन करते हैं 1930 में, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा यानी कि 6 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक ये घटना घटती है। ठीक है, अब ये घटना जो होती है आपकी, तो इस घटना में गांधी जी के साथ 78 लोग पीछे गांधी जी के साथ पीछे चलते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, गांधी जी का ये आंदोलन सिर्फ नमक के लिए था, लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे में बढ़ते बढ़ते हो जाता है कौन सा आंदोलन, ये हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी कि प्रेम से हम किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, लेकिन पद नहीं छोड़ेंगे, रिजाइन नहीं देंगे, लेकिन अंग्रेजों का कार्य भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद गांधी जी 1900 यानी कि आंदोलन 1931 में समाप्त होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टॉप करने के लिए गांधी इरविन समझौता होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए, और गांधी जी का आंदोलन ये असफल हो जाता है, यानी गांधी जी इसको रोक दिया करते हैं। गांधी जी के आंदोलन असफल होने पर डॉक्टर अंबेडकर टिप्पणी करते हैं कि गांधी जी क्षणिक धूल उड़ाते हैं, गांधी जी क्षण भर की धूल उड़ाते हैं। गांधी जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, धूल रहता है, जब भी कुछ काम करते हैं तो क्षण भर यानी कुछ मिनटों की क्रांति होती है, बाद में वो शांत हो जाया करते हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाया करते हैं, ऐसा वो गांधी जी को टोन देते हैं। उसके बाद गांधी जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाते हैं, और ये आंदोलन समाप्त होना क्या, इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर महिलाएं जुड़ती हैं। इसमें बड़े पैमाने पर शराब का विरोध किया जाता है, गांधी जी शराब का विरोध करते हैं। तमाम चीज़ों का विरोध करने के बावजूद ये आंदोलन 1944 तक बड़ी आसानी से चलता है, और भारत की आज़ादी का अंतिम आंदोलन साबित होता है, और भारत की ये आज़ादी की गौरव गाथा लिखी जाती है। अब आज की डेट और कल की डेट, यानी कि दोनों डेट की अगर हम बात करें 8 अगस्त और 9 अगस्त, तो 9 अगस्त और 8 अगस्त से प्रश्न निकल करके आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942। पूरे देश में फैला कब, ये 9 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त को ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, बम्बई से शुरुआत हुई थी। नज़रबंद गांधी जी को कहाँ किया गया था, आगरा के पैलेस में किया गया था। इसमें एक प्रश्न और आता है आरओ के बच्चों के लिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ नज़रबंद किया गया था, तो वो उनको बिहार में यानी पटना में उनको नज़रबंद किया गया था, क्योंकि बिहार के निवासी थे और उन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है, इसलिए बिहार के पटना में उन्हें नज़रबंद वहीं कर दिया गया था। उसके बाद फिर आता है कि इस आंदोलन में कौन सा ऑपरेशन चलाया था अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने चलाया था जीरो हावर ऑपरेशन नामक एक ऑपरेशन चलाया था। फिर उसके बाद एक प्रश्न बनता है यहाँ पे कि इस समय भारत का यानी कि वायसराय कौन था आंदोलन के समय, तो लीन लिथगो इस समय भारत का वायसराय था, यानी कि आंदोलन में लीन लिथगो था। इसी के समय क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन फ्लॉप होने के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। यानी कि पहले क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद जब वो उसको वापस चला गया, गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया, तब उसके बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ गया। ओके, ये इतनी बातें भारत छोड़ो आंदोलन से रही। इसमें नारे की बात करी जाएगी। शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था, तो यहाँ पे कहा कि मरो मत, तुम मत मरो, तुम मारो, मरो मत मारो, ये नारा उन्होंने दिया था। और भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा यूसुफ मेहर अली जी ने दिया था। उसके बाद मैंने आपसे कहा करो मरो का नारा किसने दिया था, करो मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी इसी में दिया गया, 1942 में ही दिया गया दिल्ली चलो का नारा। वो किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और वो कहाँ से दिया था, सिंगापुर से दिया था। ओके, तो साथियों शायद आई थिंक पूरी आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से समझ में आ चुका होगा क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं दोनों की डेट में। और जो हमने अभी आपको काकोरी कांड यानी आज की जो काकोरी कांड की जो मैंने यादगार जो दिवस मैंने बताया है, इसको जरूर रखिएगा। हाँ, काकोरी कांड से एक बात याद आई कि काकोरी नाम से अब मंगल ग्रह के एक भौगोलिक जो उनके धब्बे हैं, उस धब्बे को एक धब्बे को जो है काकोरी भी कहा गया है। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार करने के लिए उसे काकोरी नाम दे दिया गया है। ये नाम 1976 में मंगल ग्रह के एक स्पॉट को दिया गया है। इंदिरा गांधी के समय में ही काकोरी नाम से संबोधित कर दिया गया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि मंगल ग्रह पर भी काकोरी है, यानी कि ये यादगार पल भारत में यानी पृथ्वी पर ही नहीं, अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में एक मंगल ग्रह पर भी स्थापित कर दिया गया है काकोरी। भारत की ओर से देखा गया तो ये मंगल काकोरी को कर दिया गया है। इसको अभी जब मंगल मिशन मंगलयान के तहत इसे पुनः यानी कि स्थायी
जो है स्थिरता दे दी गई है। तो साथियों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर कोई बात रह गई हो, कुछ हो गया, कुछ छूटा हो, तो कमेंट्स बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना रखता हूँ। जय हिंद साथियों।